So welcome to lecture 4 students. न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इम्पल्स। ठीक है, इम्पल्स का फंडा समझते हैं। बेसिकली इम्पल्स का मीनिंग क्या होता है? इम्पल्स इज द चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स इज द चेंज इन मोमेंटम प्रोड्यूस्ड इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। जब बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा मोमेंटम का चेंज हो जाता है, इसको हम इम्पल्स बोलते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ वेक्टर आई वेक्टर। ऑब्वियसली इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो उसका फंडा समझो। पहली बात, इम्पल्स का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम। हेंस इम्पल्स इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। पर ये नॉर्मल चेंज इन मोमेंटम नहीं होता। इन जनरल ये वो चेंज होता है जो बहुत कम टाइम में आए। एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज करो ये मेरे पास एक बैट है और मेरे पास एक बॉल आई, तो मैंने बॉल को हिट किया। तो पहले बॉल इस डायरेक्शन में जा रही है, फिर उल्टी जाने लगेगी, तो फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम में बहुत डिफरेंस है, तो उनका चेंज आ जाएगा। पहली बात, ठीक है। ये थी इम्पल्स की पहली एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल, सपोज करो मैंने बहुत हाइट से एक बॉल को गिराया 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 गिरी, और वो सैंड में गिर गई। सैंड में गिर के वो कुछ देर तक नीचे जाके धंस गई। तो पहले बॉल बहुत हाइट से गिरी, तो उसकी मोमेंटम जस्ट गिरने से पहले बहुत ज्यादा था। गिरने के थोड़ी देर बाद उसका मोमेंटम जीरो हो गया क्योंकि वो रुक गई। देन दिस कॉजेज द चेंज इन मोमेंटम, और इसी चेंज इन मोमेंटम को हम इंपल्स बोलेंगे। तीसरी एग्जांपल है, सपोज करो एक कार है। ठीक है, ये कार जा रही है इस डायरेक्शन में, ये ट्रेवल कर रही है। उसके बाद सामने से किसी पर्सन ने कोई स्टोन फेंका, और वो, चलो विंडशील्ड तो क्यों खराब करनी है, और वो इस पॉइंट पे टकराता है। और स्टार्टिंग में टकराने से पहले स्टोन की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी। टकराने के बाद स्टोन कार की डायरेक्शन में मूव करेगा, तो उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। तो इस दौरान उसके मोमेंटम में बहुत ज्यादा चेंज आएगा। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इम्पल्स। ठीक है, तो आगे समझते हैं। तो हमें एक तो ये पता लग गया कि इम्पल्स की वैल्यू जो होती है वो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम के बराबर होती है। अब इसकी एक और वैल्यू है जो हम लिख सकते हैं। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज, अगर हम इसको टाइम इंटरवल पे डिवाइड कर दें और टाइम इंटरवल पे के साथ मल्टीप्लाई कर दें, देन इट बिकम्स चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इनटू टाइम। देखो, टाइम इंटरवल के साथ ही डिवाइड किया, टाइम इंटरवल के साथ ही मल्टीप्लाई किया। आई होप इससे कोई चेंज नहीं आएगा, बात तो चेंज इन मोमेंटम ही रहेगा। ठीक है, तो ये क्वांटिटी जो है, दिस इज डिफाइंड एज एवरेज फोर्स। एवरेज फोर्स इज डिफाइंड एज टोटल चेंज इन मोमेंटम अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो अगर हम इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दें, तो हमारी वैल्यू बन जाती है इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एवरेज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन। तो ये हमारे इम्पल्स का फॉर्मूला है। अब हम इस कॉन्सेप्ट को कुछ क्वेश्चंस के साथ, कुछ एग्जांपल्स के साथ समझेंगे, बट आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एफ एवरेज इनटू डेल्टा टी। सो लेट अस कम टू क्वेश्चंस। कहता, अ 100 ग्राम बॉल इज थ्रोन फ्रॉम 80 मीटर अबव हाइट टू द ग्राउंड। तो 100 ग्राम की बॉल को हमने 80 मीटर ऊपर से गिराया 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 गिराया, यहाँ पे आके गिरी। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास सैंड है, and after that the ball penetrates the sand। ठीक है, after that the ball penetrates the sand up to 10 सेंटीमीटर। तो माने बॉल सैंड में घुसी, और सैंड में घुस के 10 सेंटीमीटर तक घुसने के बाद वो रुक गई। तो मेरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज रेजिस्टेंस, माने फोर्स ऑफर्ड बाय द सैंड इनफैक्ट ये तो है सेकंड क्वेश्चन। इससे पहले क्वेश्चन है फाइंड चेंज इन मोमेंटम दैट इज इंपल्स गिवन बाय द सैंड। तो कहता सैंड ने इंपल्स कितना दिया और एवरेज फोर्स कितना दिया। सो लेट अस सी हाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो,
तीन पोजीशंस मान लो, पोजीशन ए, पोजीशन बी, पोजीशन सी। पोजीशन ए पे बॉल की वेलोसिटी 0 है। पोजीशन बी निकालने के लिए हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 80 इज इक्वल टू 1600। तो पोजीशन बी पे वेलोसिटी की वैल्यू 40 मीटर बनी, नहीं बनी? ठीक है, तो उसके बाद आगे समझता हूँ। जो पोजीशन सी है, पोजीशन सी में बॉल सैंड के अंदर गई, उसके अंदर धंसी और कुछ देर धंस के वो उसके अंदर रुक गई। तो माने वेलोसिटी एट बी इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकंड एंड वेलोसिटी एट सी इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड। तो हमारा पहला क्वेश्चन था फाइंड द इंपल्स गिवन बाय द सैंड। तो इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज इक्वल टू 100 ग्राम इनटू 0 माइनस 40 मीटर पर सेकंड। तो इम्पल्स वैल्यू की इम्पल्स वेक्टर की वैल्यू आई 100 अपॉन 1000 kg इंटू माइनस 40 मीटर पर सेकेंड, दैट इज इक्वल टू माइनस 4 kg मीटर पर सेकेंड और माइनस 4 न्यूटन सेकेंड। तो आप इम्पल्स की ये वैल्यू लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आ गया अपना इम्पल्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज फोर्स अप्लाइड बाय द सैंड। अब सैंड ने एवरेज फोर्स कितना लगाया, समझो इस बात को। देखो, बॉल का बी से सी तक का मोशन समझो, नीचे वाली डायरेक्शन पॉजिटिव, ऊपर वाली डायरेक्शन नेगेटिव। इनिशियल वेलोसिटी एट बी इज इक्वल टू प्लस 40, फाइनल वेलोसिटी एट सी इज इक्वल टू 0, एस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/10 मीटर, ऐसा यूनिट में लिखें। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, और हमें इनफैक्ट चेंज इन मोमेंटम भी पता है, तो यहाँ पे टाइम निकालने का बेस्ट तरीका है दैट एस इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू इंटू टी। हमें पता है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये इक्वेशन लगाएं तो हमारी इक्वेशन बन जाती है 1/10 मीटर इज इक्वल टू 0 प्लस 40 बाई 2 इंटू टी। तो ये बन गया 20 के साथ 10 कटा तो टाइम की वैल्यू बन जाएगी 1/200 सेकेंड। तो ये आ गया डेल्टा ई, टाइम इंटरवल। अब देखो, मुझे इम्पल्स पता है, टाइम इंटरवल पता है, तो फोर्स की वैल्यू डिवाइड करके आ जाएगी -4 न्यूटन सेकेंड अपॉन 1/200, that is equal to minus 800 Newton second. So hence we can calculate the force by this method. And if you want to calculate the acceleration, then acceleration is equal to force upon mass is equal to minus 8000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। सो लेट अस कम टू अनदर क्वेश्चन नाउ। ठीक है, तो अब अपना अगला क्वेश्चन है, सपोज करो हमारे पास एक बैट है और इसके साथ हमारे पास एक बॉल है। ठीक है, कहता बॉल इसके पास आई 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और बैट ने इस बॉल को हिट किया और इसकी फाइनल वेलोसिटी देखी गई कि बॉल की फाइनल जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, बॉल आई, बैट ने हिट करी, हिट करने से पहले वेलोसिटी इतनी है, इस डायरेक्शन में है, हिट करने के बाद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में है। एंड एज्यूमिंग दैट, ये हम एज्यूम कर रहे हैं, क्वेश्चन में गिवन है कि मास ऑफ द बॉल इज इक्वल टू 200 ग्राम एंड द कोलिजन टेक्स प्लेस। अब इनके बीच में टकराव हुआ ना, कोलिजन, तो कितने टाइम के लिए हुआ? कहता कोलिजन टेक्स प्लेस फॉर अबाउट 0.01 सेकेंड, देन फाइंड द एवरेज फोर्स विच एक्ट्स ऑन द बॉल। फंडा समझो, एक बैट के साथ बॉल आई, टकराई, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, मास गिवन है, टाइम इंटरवल दिया है। तो कहता बताओ कि इस बॉल के ऊपर लगने वाला एवरेज फोर्स कितना है। ठीक, तो लेट अस डिस्कस दिस। सबसे पहला फंडा ये है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का कि जो हमारी बॉल है इसकी जो वेलोसिटी है इसकी हमें डायरेक्शन कन्वेंशन लेट करनी पड़ेगी। हमें कोई एक डायरेक्शन पॉजिटिव माननी है, दूसरी डायरेक्शन नेगेटिव माननी है। सो लेट अस अज्यूम कि इसकी आगे वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है और पीछे वाली डायरेक्शन नेगेटिव है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं u वेक्टर इज इक्वल टू 10 आगे की ओर +10। ठीक है, एंड v वेक्टर इज इक्वल टू -20। तो अपनी इक्वेशन क्या बनी? अपनी इक्वेशन बनी f एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा p बाई डेल्टा t इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन इज इक्वल टू मास इंटू v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम टेकन इज इक्वल टू, अब देखो ये है 200 ग्राम इंटू फाइनल वेलोसिटी -20 -10 अपॉन 0.01 सेकेंड। अब इसको ध्यान से समझो,
मास आ गया, फाइनल वेलोसिटी आ गई, इनिशियल वेलोसिटी आ गई, टाइम आ गया। तो एवरेज फोर्स की वैल्यू बन जाएगी 200 ग्राम को क्या लिख लेंगे, 200/1000 kg इंटू -20 -10 के बन जाएगा -30 मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम को लिख लेंगे 0.01 सेकेंड। तो ये बेसिकली बन जाएगा 1000 से 0.01 कट गया, 0 से 0 कट गई, तो ये बन जाएगा बेसिकली -600 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू -600 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एवरेज फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सो लेट अस डिस्कस अनदर क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे सामने एक 100 ग्राम की बॉडी है जो कि इस दीवार से टकराती है। दीवार से टकराने के पहले इसकी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड है और 37 डिग्री की एंगल पे है। एंड इफ इट इज गिवन दैट आफ्टर कोलिजन इट्स स्पीड रिमेन्स सेम, इसकी जो गति है वो सेम रहती है बट इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ठीक, तो कहता बताओ इसका चेंज इन मोमेंटम कितना है। फंडा समझो ध्यान से। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमें डायरेक्शन सेलेक्ट करनी पड़ती है। हमारा क्वेश्चन क्या है, बॉडी का मास दे दिया, इनिशियल वेलोसिटी दे दी, मतलब वेलोसिटी तो निकालनी है बट हमें डायरेक्शन पता है, मैग्नीट्यूड पता है, फाइनल वेलोसिटी भी निकालनी पड़ेगी और पूछा गया है कि चेंज इन मोमेंटम कितना है। तो समझो, कहता इनिशियल फाइनल स्पीड 50 मीटर पर सेकंड सेम है। तो देखो ये अगर 37 डिग्री है तो ये भी 37 डिग्री है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इनिशियल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है तो वो इस डायरेक्शन में है। हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, यू वेक्टर 37 डिग्री 50 मीटर पर सेकेंड। अब फाइनल वेलोसिटी पे आते हैं। जैसे इनिशियल वेलोसिटी 37 डिग्री पे 50 मीटर पर सेकेंड की गति से है, वैसे ही फाइनल वेलोसिटी वो ऐसे है, वो भी 50 मीटर पर सेकेंड है और 37 डिग्री के एंगल पे। इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है जबकि फाइनल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। यू नो अ वेक्टर कैन बी डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ। तो मैंने फाइनल वेलोसिटी को इस तरह से लिख लिया और इनिशियल वेलोसिटी को इस तरह से लिख लिया। अब इसके कंपोनेंट्स करते हैं फिक्स। 50 के कंपोनेंट्स आए 40 और 30, इस 50 के कंपोनेंट्स आए 40 और 30। तो सबसे पहली बात, इनिशियल वेलोसिटी को मैं लिख लूंगा 40 आई कैप प्लस 30 जे कैप, और फाइनल वेलोसिटी को मैं लिख लूंगा 40 माइनस आई कैप प्लस 30 जे कैप। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी आ गई इस तरह से और इनिशियल वेलोसिटी आ गई इस तरह से। अब आगे समझते हैं। बॉडी का जो मास है वो हमें दिया है 100 ग्राम, तो हम लिख सकते हैं चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वी वेक्टर माइनस यू वेक्टर इज इक्वल टू 100 ग्राम को लिख लेंगे अपॉन 1000 kg माइनस 40 आई कैप प्लस 30 जे कैप माइनस 40 आई कैप प्लस 30 जे कैप। देखो दिस इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, 30 जे कैप कटा इज इक्वल टू 100 अपॉन 1000 kg इंटू माइनस 80 आई कैप मीटर पर सेकेंड। तो ये बेसिकली आ गया -8 kg मीटर पर सेकेंड आई कैप, या फिर आप लिख सकते हैं -8 न्यूटन सेकेंड आई कैप। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू को लिख सकते हैं। ठीक, सो इसके बाद हम लोग आते हैं न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है, तो न्यूटन थर्ड लॉ कहता है, बहुत फेमस लॉ है, आप सभी ऑलरेडी जानते होंगे आई नो। न्यूटन थर्ड लॉ कहता है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि एक्शन और रिएक्शन का यहाँ पे मतलब सिर्फ और सिर्फ फोर्स लगाना है और कुछ नहीं है। माने हमने किसी बॉडी को मूव करवाया तो वो बॉडी हमें भी मूव करवाएगी, हमने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया तो हम पे भी फोर्स लगाएगी। तो अब इसको थोड़ा सा डीपली समझते हैं। सपोज करो मेरे पास कोई बुलेट है, कोई राइफल है, और मैं इस राइफल को यूज कर रहा हूँ बुलेट फायर करने के लिए। तो आपको पता है जो पर्सन भी राइफल को यूज करके बुलेट फायर करता है, तो जैसे ही राइफल में से बुलेट निकलती है
तो इस इंसान को पीछे की ओर धक्का लगता है। आपने कभी देखा होगा, किसी मूवी में देखा होगा, या आपने कभी खुद शूटिंग की होगी तो आपको पता होगा कि जैसे ही कोई बॉडी, कोई पर्सन अगर किसी राइफल में से बुलेट फायर करता है तो उसको खुद को एक पीछे की ओर फोर्स लगता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही इसने बुलेट के ऊपर आगे की ओर फोर्स लगाया तो बुलेट ने इसके ऊपर पीछे की ओर फोर्स लगाया। ठीक है, इसकी एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। सपोज करो मेरे पास ये तो मैग्नेट्स हैं, ठीक है, तो मैं इन दोनों को एक दूसरे के करीब लाता हूं सच दैट इनमें कोई फोर्सेस की इंटरेक्शन शुरू हो, तो हम देखते हैं क्या होता है। दोबारा देखें, तो यहां पे आप एक चीज देखें, मैग्नेट्स अट्रैक्ट ईच अदर, ये तो हमें पता है, ठीक है। तो अब ये चीज देखें कि जैसे ही इस मैग्नेट ने इसको अट्रैक्ट किया, उसके साथ ही इसने भी इसको अट्रैक्ट किया, मतलब ये अट्रैक्ट करके मिलेंगी, वो कंफर्म है। बट अगर इसकी पोजीशन ये है और इसकी पोजीशन ये है तो ये दोनों किसी एक की पोजीशन पे नहीं मिलेंगे। माने सिर्फ ये इसको अट्रैक्ट करके अपनी ओर ले आए ऐसा भी नहीं होगा, और सिर्फ ये इसको अट्रैक्ट करके अपनी ओर ले आए ऐसा भी नहीं होगा, ये कहीं बीच में मिलती हैं। देखो, बिकॉज दोनों एक दूसरे के ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगा रही हैं। इक्वल एंड ऑपोजिट मैंने क्यों कहा? अभी तो आपने सुना कि मैंने कहा दोनों अट्रैक्टिव है। अट्रैक्टिव है तो इक्वल क्यों नहीं, ऑपोजिट क्यों है? ऑपोजिट इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स इस डायरेक्शन में है, जबकि इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट हैं। ठीक है, तो ये न्यूटन्स लॉ के ही बेसिस पे है कि हम नेचुरल फिनोमिनन को एक्सप्लेन करते हैं। इसकी एक और बहुत अच्छी एग्जांपल है रॉकेट प्रोपल्शन। ठीक है, इनफैक्ट रॉकेट, एरोप्लेन, ये सभी का लॉजिक हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से समझ सकते हैं। आपको पता है जो रॉकेट होता है उसकी जो बिल्कुल लोअर यूनिट होते हैं उसके अंदर हम फ्यूल जो यूज करते हैं वो हम लिक्विड ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस को एज अ फ्यूल यूज करते हैं। तो जैसे वो गैसेस बर्न होती हैं तो वो एग्जॉस्ट की फॉर्म में बहुत तेजी से नीचे की ओर गिरती हैं। तो जैसे ही ये रॉकेट उन गैसेस को बहुत तेजी से निकालता है, उससे ये रॉकेट गैसेस को नीचे की ओर पुश करता है। तो जब गैसेस नीचे की ओर पुश होती हैं तो रॉकेट खुद ऊपर की ओर मूव करता है कि नहीं? ठीक है, तो बेसिकली जब गैसेस नीचे की ओर जा रही हैं तो रॉकेट ऊपर की ओर जा रहे हैं। रीजनिंग, रॉकेट ने गैसेस को नीचे पुश किया तो गैसेस ने रॉकेट को ऊपर पुश किया, तो इस वजह से रॉकेट का मोशन एग्जिबिट होता है। ठीक है, तो बेसिकली रॉकेट का मोशन भी जो है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की ही एक एग्जांपल है। ठीक, अब इसकी एग्जांपल समझने से पहले हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे। यहाँ पे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमारे समझने के लायक है वो ये है कि जो दो फोर्सेस हैं उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है बट उनकी डायरेक्शन सेम नहीं होती। फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, सपोज करो मैं हूं और यहाँ पे कोई और पर्सन है और मैंने इस पर्सन को पुश किया, तो जब मैं इसको पुश करता हूं तो होता क्या है कि इस पे फोर्स लगता है इस डायरेक्शन में, दिस इज ए, दिस इज बी, तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए इस डायरेक्शन में है, तो ए के ऊपर फोर्स बी के द्वारा इस डायरेक्शन में, तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इस डायरेक्शन में, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए इस डायरेक्शन में। सो पहली बात तो याद रखने की न्यूटन के द्वारा, थर्ड लॉ के द्वारा जो फोर्सेस कहे गए हैं वो इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में कहे गए हैं, सेम डायरेक्शन में, सेम सेंस में नहीं कहे गए। दूसरी बात, दीज फोर्सेस डोंट कैंसल आउट ईच अदर। ये फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते। अक्सर बच्चों को एक क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन होता है, वो कहते हैं सर अगर सिस्टम के ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं, दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो कट के तो जीरो ही आ गया, तो इसका मतलब सिस्टम के ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट ही नहीं करा, तो हम नेट फोर्स लेते क्यों हैं? तो इसका फंडा ये है कि ये जो दो फोर्स है ये एक दूसरे को कैंसिल इसलिए नहीं करते बिकॉज ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शंस में एक्ट करते हैं और ये अलग अलग बॉडीज पे एक्ट करते हैं, ये सेम बॉडी पे एक्ट नहीं करते। कैंसिल तो तब करेंगे ना अगर एक ही बॉडी पे एक्ट करें। सपोज करो मेरे पास ये एक बोतल है,
मैं इसको अगर इस डायरेक्शन में पुश करूं तो ये इधर मूव करेगी, मैं इस डायरेक्शन में पुश करूं तो इधर मूव करेगी। बट अगर मैं दोनों डायरेक्शन में सेम फोर्स एफ लगाऊं तो ये बोतल बिल्कुल भी मूव नहीं करेगी, क्योंकि ये बोतल बिल्कुल भी मूव नहीं करेगी। ठीक है, तो बेसिकली इस बोतल के ऊपर दो फोर्सेस कैंसिल हो गए। बट अगर आप सपोज करें यहाँ पे दो पर्सन हैं और ये स्पेस में, ये दोनों जमीन को टच नहीं कर रहे, तो इन दोनों ने एक दूसरे को पुश किया, तो पुश करने से क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में जाएगा, ये इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, सो दिस इज बिकॉज दोनों फोर्सेस अलग अलग बॉडी पे एक्ट करते हैं। ठीक, सो लेट अस कम टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज दैट ये जो फोर्सेस हैं इनके एक्ट करने में कोई भी टाइम इंटरवल नहीं होता। देयर इज नो कॉज इफेक्ट रिलेशन, देयर इज नो cause effect relation implied by the third law। याद रखना, थर्ड लॉ का मीनिंग ये है, नो कॉज इफेक्ट रिलेशन का मतलब ये है कि ऐसा नहीं होता कि पहले ए ने बी पे फोर्स एक्ट किया, उसके बाद बी ने ए पे फोर्स लगाया ना, दोनों इकट्ठे होते हैं। जैसे ही ए ने बी पे फोर्स लगाया वैसे ही ए पे बी के द्वारा फोर्स लगा, इनके बीच में टाइम इंटरवल 0 होगा, इमीडिएट फोर्स लगेगी। ठीक, उसके बाद आता है वेक्टर फॉर्म। अब हमें पता है कि हम हर वैल्यू को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि हमें पता लग गया कि फोर्सेस की मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम लिख सकते हैं एफ ए बी इज इक्वल टू एफ बी ए। दूसरी बात हम लिख सकते हैं कि क्योंकि इनकी जो डायरेक्शन है वो एग्जैक्ट ऑपोजिट है, तो हम लिखेंगे कि दोनों के जो यूनिट वेक्टर हैं वो एक दूसरे के नेगेटिव हैं। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। माइनस साइन इंप्लाइज की दो वेक्टर्स की लेंथ सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन ऑपोजिट है। सपोज करें एफ ए बी ये है, तो एफ बी ए बेसिकली ये है, तो इसके आगे जब माइनस लग जाएगा तो माइनस एफ बी ए यही बन जाएगा, बिकॉज एफ ए बी अगर ये है तो एफ बी ए ये है, तो इसका नेगेटिव होगा वो यही बन जाएगा। तो हेंस दो बॉडीज पे लगने वाले फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट इस तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। सो जैसे कि अभी हम लोगों ने न्यूटन के तीनों लॉज डिस्कस करे, तो अब यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसे रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे जिनकी वजह से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग सोल्व कर पाएंगे। तो पहला रिजल्ट तो ये है कि हमने पढ़ा है कि नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ दैट बॉडी। इससे दो बातें पता लगती हैं। पहली बात, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, रेस्ट पे, तो इसका मतलब उस बॉडी के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स 0 है। रेस्ट पे होना मतलब वेलोसिटी 0 होना, इनफैक्ट रेस्ट पे होना भी जरूरी नहीं है। अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है, कोई बॉडी रेस्ट पे है या उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो उसकी एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन 0 है तो उसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स अगर उस बॉडी के ऊपर 0 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उस बॉडी पे लगने वाले सभी फोर्सेस का वेक्टर एडिशन, वेक्टर सम वो 0 है। ठीक है, तो बेसिकली किया जाता है, उस बॉडी के ऊपर लगने वाले सभी फोर्सेस को जोड़ा जाता है और उनके सम को हम लोग 0 कर देते हैं। ये तब अगर वो बॉडी रेस्ट पे हो या उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो। तो अभी आते हैं सेकंड कंक्लूजन पे। सेकंड कंक्लूजन ये है कि सपोज करें किसी बॉडी की एक्सेलरेशन 0 नहीं है, नॉन 0 है, तो हम लिखते हैं कि उस बॉडी के ऊपर लगने वाले सभी फोर्सेस को जोड़ा जाए। n फोर्सेस हैं तो सभी को जोड़ा जाए, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी नेट। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, तो इनके बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल, so our first question is, सपोज करो ये बॉडी है 37 डिग्री ओ ए बी सी 5 kg। तो सुनो, सपोज करो एक 5 kg का ब्लॉक पॉइंट ओ से एक धागे के द्वारा लटकाया गया है। ओ ए और ओ बी और ओ सी ये तीन धागे हैं, ये तीन स्ट्रिंग्स हैं।
और इन तीनों स्ट्रिंग्स के जरिए हमने एक ब्लॉक को लटकाया गया है। ब्लॉक का वजन है 5 kg। ठीक है, तो कहता ओसी धागा। तो क्वेश्चन सुनो, पहला क्वेश्चन है व्हाट टेंशन डज स्ट्रिंग ओसी अप्लाई। सेकंड क्वेश्चन है स्ट्रिंग ओ बी एंड ओ ए अप्लाई। तो इनका फंडा समझो। सपोज करो ये हमारा स्ट्रिंग ओसी है, ठीक है। तो कहता ओसी जो स्ट्रिंग है वो इस बॉडी के ऊपर कितनी टेंशन लगा रहा है। गिवन है कि ये सारा सिस्टम जो है वो रेस्ट पे है। तो जब सिस्टम रेस्ट पे है तो इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है ना। तो इसको समझो। पहली बात तो ये समझो कि टेंशन होती क्या है। टेंशन होती है फोर्स अप्लाइड बाय स्ट्रिंग। इसको समझो, स्ट्रिंग किसी भी बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगाता है वो उसकी टेंशन होती है। टेंशन दो केसेस में हो सकती है। देखो, या तो स्ट्रिंग जो है वो लूज हो सकता है, या फिर जो स्ट्रिंग है वो टाइट हो सकता है। लूज स्ट्रिंग माने जो इस शेप में हो। ऐसे स्ट्रिंग ना तो किसी बॉडी को पुल करते हैं ना पुश करते हैं, तो इस स्ट्रिंग की टेंशन हम 0 मानते हैं। दूसरा टेंशन अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं जब अपना स्ट्रिंग टाइट हो। जब हमारा स्ट्रिंग टाइट हो तो वो क्या करता है। सपोज ऐसी सिचुएशन है इस तरह की, लाइक समथिंग इज पुलिंग दिस स्ट्रिंग, ठीक। तो जब कोई चीज इस स्ट्रिंग को पुल कर रही है दोनों साइड से, तो हमने बढ़ाया न्यूटन के लॉ के मुताबिक कि हर बॉडी इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एक्सर्ट करती है, ठीक है। तो सपोज करें ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है और मैंने स्ट्रिंग को दोनों साइड से इस तरह से पुल किया, ठीक है। तो जैसे ही मैं स्ट्रिंग को पुल करता हूं तो मैं देखूंगा कि मेरा ये हाथ इस स्ट्रिंग को इस डायरेक्शन में पुल कर रहा है और मेरा ये हाथ इस स्ट्रिंग को इस डायरेक्शन में पुल कर रहा है। तो पुल करते वक्त आप फील करके देखो, आप खुद इसको जब फील करोगे ना लाइक दिस, तो हम देखेंगे कि जैसे ही ये हाथ स्ट्रिंग को इस डायरेक्शन में पुल करता है तो ये स्ट्रिंग इस हाथ को इस डायरेक्शन में पुल करेगा, उल्टा। सिमिलरली जैसे ही मेरा ये दूसरा हाथ स्ट्रिंग को इस डायरेक्शन में पुल करता है ऐसे, तो ये हाथ स्ट्रिंग को इस डायरेक्शन में पुल करता है, तो मेरा स्ट्रिंग इस हाथ को उल्टी डायरेक्शन में ऐसे पुल करता है, ठीक है। सो बेसिकली फोर्सेस क्या लग रहे हैं। इसने स्ट्रिंग को ऐसे पुल किया, इसने स्ट्रिंग को ऐसे पुल किया, स्ट्रिंग ने इसको ऐसे पुल किया और स्ट्रिंग ने इसको ऐसे पुल किया, ठीक है। तो ये बेसिकली अपने 4 फोर्सेस हैं जो हमने समझे। बेसिकली 2 फोर्सेस हैं और 2 उनके पेयर हैं। सिमिलरली अगर हम इस फिगर पे आए तो हम समझ सकते हैं कि ये स्ट्रिंग इस ब्लॉक को ऊपर की ओर पुल करेगा। क्यों पुल करेगा, क्योंकि अगर ये नहीं पुल करेगा तब तो ब्लॉक नीचे गिर जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस ब्लॉक के ऊपर लगने वाले कौन से फोर्सेस हैं, पहली बात, इस ब्लॉक के ऊपर नीचे की ओर 50 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ। क्योंकि हमें पता है अर्थ हर बॉडी के ऊपर mg फोर्स लगाती है। mg माने 5 kg इंटू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 50 न्यूटन। अब इस बॉडी के ऊपर अर्थ के नीचे की ओर फोर्स होने की वजह से इस स्ट्रिंग को एक फोर्स लगाना पड़ेगा। उसको मैं टेंशन दूं, उसको मैं नाम दूंगा टेंशन, TOC। TOC माने टेंशन अप्लाइड बाय द स्ट्रिंग OC ऑन दिस ब्लॉक, ठीक है। अब यहां पे एक बात समझिए, फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं। तो इस ब्लॉक ने फोर्स स्ट्रिंग पे लगाया, स्ट्रिंग ने फोर्स ब्लॉक पे लगाया। ब्लॉक नीचे गिरेगा तो ये स्ट्रिंग को भी नीचे खींचेगा, तो स्ट्रिंग इस ब्लॉक को ऊपर खींचेगा। तो अगर मैं ब्लॉक के ऊपर लगने वाले सभी फोर्सेस को मेंशन करूं तो वो कुछ इस तरह से है। नीचे की ओर वेट, ऊपर की ओर टेंशन अप्लाइड बाय द स्ट्रिंग, ठीक है। तो इस ब्लॉक के ऊपर लगने वाले 2 फोर्स हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं। अब हम आते हैं इस पॉइंट ओ पे। देखो, हमने न्यूटन्स लॉ की एक एप्लीकेशन पढ़ी थी कि जो बॉडी रेस्ट पे है उसकी एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन 0 है तो नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स 0 है तो उसके ऊपर लगने वाले सभी फोर्सेस को वेक्टर एडिशन करने के ऊपर कैंसिल होना पड़ेगा। तो पॉइंट ओ के ऊपर आते हैं। देखो, ये जो पॉइंट हुआ इसको 3 धागों से बांधा गया है। सपोज करो किसी पर्सन को
3 लोग धागों से बांधकर या रस्सियों से बांधकर ऐसे खींचें तो उसको क्या महसूस होगा? उसको महसूस होगा तीनों डायरेक्शंस में खींच पड़ रही है ना, टेंशन पड़ रही है। तो ऐसे ही इस पॉइंट को इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी खींच महसूस होगी। अब यहाँ पे ध्यान देने लायक बात यह है कि ये जो रस्सी है ये इस ब्लॉक को ऊपर की ओर खींचती है और इस पॉइंट को नीचे की ओर खींचती है। जैसे ही मैंने एक एग्जांपल दी थी ये रस्सी वाली कि मैंने ऐसे पकड़ी और मैंने ऐसे खींची, तो रस्सी ने, ये देखो, ये रस्सी ने इसको इस डायरेक्शन में खींचा और मेरे इस हाथ को इस डायरेक्शन में खींचा, ठीक है। तो सिमिलरली ये जो रस्सी है ये इन दोनों पॉइंट्स को खींच रही है। तो इस बॉडी के ऊपर लगने वाले मैंने दो फोर्सेस बना दिए, नीचे की ओर 15 न्यूटन, ऊपर की ओर TOC। तो पहली इक्वेशन क्या बनी? टेंशन एट OC इज इक्वल टू 15 न्यूटन। ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई, ठीक। अब दूसरा आते हैं O पॉइंट पे। O पॉइंट पे ऊपर लगने वाले 3 फोर्सेस को पहले नाम देना पड़ेगा। ये रस्सी पॉइंट O को इस डायरेक्शन में खींचेगी, इस फोर्स की वैल्यू बन जाएगी TAO। ये रस्सी पॉइंट O को इस डायरेक्शन में खींचेगी, इसको बोलेंगे TBO। और इस फोर्स को मैं बोल सकता हूं TCO, ठीक है। C की ओर लगने वाला फोर्स है TCO, B की ओर लगने वाला फोर्स है TBO, A की ओर लगने वाला फोर्स है TAO। ये 3 फोर्सेस हैं इस डायरेक्शन में और ये एंगल 37 डिग्री है। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? TAO, TBO, TCO, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम इस एंगल के ऊपर जाएं तो ये एंगल 37 डिग्री है। दूसरी बात, ये जो नीचे को लगने वाला फोर्स है ये 15 न्यूटन होगा। क्यों? क्योंकि अगर इस ब्लॉक ने रस्सी पे 15 न्यूटन का फोर्स लगाया नीचे की ओर, तो ये रस्सी भी इसके ऊपर नीचे की ओर 15 न्यूटन का फोर्स लगाएगी। तो ये अपना 15 न्यूटन का फोर्स है। तो ये बना O का फोर्स डायग्राम। फोर्स डायग्राम क्या होता है? फोर्स डायग्राम वो डायग्राम होता है जिसमें हम किसी भी बॉडी, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाले सभी फोर्सेस को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, जैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पे हमने O पे लगने वाले सभी फोर्सेस को रिप्रेजेंट किया। तो हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, TCO, TBO, TAO के कंपोनेंट्स बन जाएंगे TAO cos 37 और TAO sin 37। तो देखो ये अपने फोर्सेस आए, ठीक है। B के द्वारा O के ऊपर, C के द्वारा O के ऊपर और A के द्वारा O के ऊपर लगने वाले फोर्स के हमने 2 कंपोनेंट कर लिए। अब दूसरी बात यह है, इसकी वैल्यू 15 न्यूटन है, ये मुझे पता है। उसका अगला पॉइंट क्या है? हमें पता है ना कि O अगर रेस्ट पे है तो इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स 0 होना पड़ेगा। तो नेट फोर्स को 0 कैसे करेंगे? सुनो ध्यान से। नेट फोर्स को 0 करने का तरीका ये है कि इस फोर्स को इस फोर्स के साथ कैंसिल आउट होना पड़ेगा और इस फोर्स को इस फोर्स के साथ कैंसिल आउट होना पड़ेगा। कैंसिल आउट होने की वजह से इसका नेट 0 हो जाएगा। तो पहली इक्वेशन 3/5 TAO इज इक्वल टू 50 न्यूटन। ये फोर्स इस फोर्स के इक्वल है। 3/5 को इधर ले जाओ तो TAO की वैल्यू आ जाएगी 5/3 इंटू 50। क्या बना? 250/3 न्यूटन। आगे बढ़ते हैं। ये फोर्स इसके इक्वल करा तो हमारे पास TAO की वैल्यू आ गई। अब इसको इसके इक्वल करते हैं। जैसे ही हमने इन दोनों के इक्वल करा तो अपनी वैल्यू आ जाएगी 4/5 TAO इज इक्वल टू TBO। अब AO के फोर्स की वैल्यू है इतनी, तो ये बन जाएगा 4/5 इंटू 250/3। तो ये बन जाएगा 200/3। हैंस अवर आंसर। तो पहली बात, TCO की वैल्यू आ गई 50 न्यूटन। दूसरी बात, TBO की वैल्यू आ गई 200/3 न्यूटन। तीसरी बात, TAO की वैल्यू आ गई 250/3 न्यूटन। ठीक। तो इस तरीके से हम हर फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है।